दोस्तों नमस्कार। मैं प्रॉफिट प्रॉमिट फैमिली की तरफ से आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और यहाँ सबसे पहले अपने मेंटर और फाउंडर प्रॉफिट प्रॉमिट के पीयूष पटेल सर का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने कि हमें 4 महीने के कोर्स के अंदर हमारे अंदर वो स्किल्स डेवलप कर दी कि हम हर एक कंपनी के फाइनेंशियल डाटा को समझ सकें और उसे अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर सकें, ताकि हम एज़ ए इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल हम अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकें, ताकि हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो दोस्तों, आज जैसे कि हम एक श्रृंखला चला रहे हैं 9 मंथ रिजल्ट्स की, तो उसके अंदर हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। मैं अरुण कुमार पंजाब से बिलॉन्ग करता हूँ, शहर खन्ना से, सितंबर 2020 का स्टूडेंट हूँ और मैं एक बिज़नेस फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, जहाँ हम राइस और पल्सेस की बी2बी कैटेगरी में सप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये डिफेंस सेक्टर से हमारे पास आती है, जो कि इंडिया में हमारे शेयर मार्केट में डिफेंस सेक्टर में लिस्टेड है। तो टोटल डिफेंस सेक्टर की अगर बात करें दोस्तों, हम वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट स्पेंडर हैं अपने डिफेंस के ऊपर। सबसे पहले अगर ग्लोबल स्पेंडिंग के तौर पर देखें, यूनाइटेड स्टेट्स और फिर चाइना, और हम 4% टोटल ग्लोबल स्पेंडिंग का खर्च करते हैं। अपनी जीडीपी के हिसाब से देखें तो दोस्तों, हम अपनी जीडीपी का 3% खर्च करते हैं, जबकि सऊदी अरेबिया 8% अपनी जीडीपी का खर्च करता है। तो दोस्तों, आने वाले समय में अभी हम एक डिफेंस एक्सपो लगाने जा रहे हैं मार्च में, जिसमें कि हम इंडिया को, जो कि एक इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब धीरे धीरे बनता जा रहा है, इसको एक रिप्रेजेंट करेंगे। इस प्रोजेक्ट के अंडर सरकार की तरफ से भी काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जिसमें कि इस बजट में जैसा अनाउंस किया गया 2022-23 के लिए जो टोटल बजट 21 लाख करोड़ का है, उसमें से टोटल गवर्नमेंट की 25% स्पेंडिंग सिर्फ और सिर्फ डिफेंस सेक्टर के ऊपर है, 5,25,166 करोड़। तो दोस्तों, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा सरकार की तरफ से कदम है इस सेक्टर को बूम करने के लिए, और हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी भी है। डिफेंस सेक्टर में टोटल अभी तक जो हमारे पास लिस्टेड कंपनीज हैं वो दोस्तों 12 हैं, जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के बारे में मैन्युफैक्चरिंग करती है। बीडीएल है, वो एम्यूनिशन और मिसाइल सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग करती है। मैजडॉक वारशिप्स बनाती है। डाटा पैटर्न इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशंस प्रोवाइड करती है। मिधानी है, मेटल अलॉयज के बारे में मैन्युफैक्चरिंग करती है। जीआरएससी शिप मैन्युफैक्चरर है। पारस है, डिफेंस में स्पेस ऑप्टिक्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और हैवी इंजीनियरिंग में इन्वॉल्व है। एस्ट्रा माइक्रो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स बनाती है। जेंटेक है, वो कॉम्बैट ट्रेनिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। सिका कंपनी इंजीनियरिंग और सिस्टम इंटीग्रेशन प्रोवाइड करती है। अपोलो कंपनी कस्टम बिल्ट इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डेवलप करती है। और आर नेवल, जो भी शिप बिल्डिंग में थी, लेकिन अभी वो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के अंडर चल रही है। दोस्तों, हमारी जो कंपनी आज अंडर डिस्कशन है, उसका स्टार्टिंग 1954 में हुआ था। ये उसकी एक स्लाइड है, जिसका कि भूमि पूजन किया जा रहा है बेंगलोर में, जहां कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हुई। दोस्तों, अगर हम बात करें पूरे सेक्टर के मार्केट कैप की, कि हम कंपनीज को कैसे जज कर सकते हैं, तो सबसे बड़ा मार्केट कैप यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को मिल रहा है। टोटल मार्केट कैप 77,000 करोड़ में से अप्रोक्सीमेट 50,000 करोड़ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के पास है, जो कि पूरी मार्केट का, इस डिफेंस सेक्टर की मार्केट का 61% है। उसके बाद 11% मार्केट शेयर बीडीएल के पास है, देन मैजडॉक के पास है। इसी पैटर्न पर दोस्तों, अगर हम बात करें सेल की, तो पूरा सेक्टर 23,000 करोड़ की सेल कर रहा है टिल 2021 फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग का हमारे पास जो डाटा है। तो उस सेल में से सबसे बड़ा मेजर स्टेक बीईएल का है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का। वो एज पर, जैसे कि उसके पास मार्केट कैप भी इतना है और वो सेल भी उसी पैटर्न पर 60% के आसपास कर रही है। मैजडॉक 17% सेल कर रही है और बीडीएल 8% की सेल कर रहा है। प्रॉफिट की अगर बात करें दोस्तों, पूरा सेक्टर 3,300 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करता है, जिसमें से सबसे मेजर चंक बीईएल के पास है, जो कि 63% का प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, जो कि 2100 करोड़ है। और बीडीएल 500 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रहा है और मैजडॉक तकरीबन 250 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। तो इसी तौर पर अगर हम बीईएल की बात करें, तो जब से ये कंपनी शुरू हुई और हमारे पास लिस्टिंग में आई, दोस्तों इस कंपनी ने कैसा बिहेव किया सेल के पैटर्न के तौर पर, और वेरियस पैरामीटर्स अभी आने वाली स्लाइड में हम ये देखेंगे। तो दोस्तों, अगर हम
सेल की बात करें तो कंपनी का, जैसा कि हमारे पास 33 ईयर्स का डाटा है, कंपनी ने 400 करोड़ की सेल से शुरुआत की थी। आज वही कंपनी अप्रोक्सीमेट 14,000 करोड़ की सेल कर रही है। इन 33 ईयर्स में कंपनी ने 11% सीएजीआर की ग्रोथ की। अभी भी एज ऑन जनवरी 1 2022 कंपनी के पास ऑर्डर बुक है 56,000 करोड़ की, जो कि अपने आप में ही बहुत अच्छा साइन है कंपनी के लिए। दोस्तों, अगर प्रॉफिट की बात करें, कंपनी ने सेल की, क्या वो प्रॉफिट भी जनरेट कर पा रही है इस सेल से? तो दोस्तों, ये स्लाइड हमें यही दिखा रही है। 1988 में जो कंपनी 24 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, आज वही कंपनी हमारे सामने 2100 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रही है। इन 33 ईयर्स में 15% की सीएजीआर से हमें इस प्रॉफिट की ग्रोथ देखने को मिली। दोस्तों, अगर रिजर्व की बात करें, कंपनी ने 1988 में कंपनी के पास 122 करोड़ का रिजर्व था, जो कि आज 2021 में यही रिजर्व कंपनी का 10,500 करोड़ के आसपास हो चुका है। इन 13 ईयर्स में इसकी रिजर्व की ग्रोथ 14% सीएजीआर से हुई है और कंपनी का टोटल रिजर्व 86 टाइम्स हो चुका है 1988 से। तो दोस्तों, कंपनी का रिजर्व भी अच्छा है, कंपनी की सेल भी अच्छी है। तो अगर हम इसको ग्राफ की फॉर्म में देखें, टेक्निकली चार्ट की फॉर्म में देखें, जो कि ये एक एडजस्टेड ग्राफ है सेपरेट एंड बोनसेस के बाद, अगर ये 1998 में यहाँ 2 रुपए पर था और आज 2021 में ये, जो कि ऑलमोस्ट 100 टाइम्स हो चुका है, तो इसमें पूरी की पूरी 100 टाइम्स इंक्रीज हुई। अगर किसी पर्सन ने 2001 में, जबकि इसका बीएससी में जो हमारे पास प्री स्प्लिट डाटा था, 94 रुपीज के ऊपर यहाँ इन्वेस्ट किए होते 25,000 रुपए, तो उसे अप्रोक्सीमेट 265 शेयर्स मिलते। स्प्लिट और बोनसेस के बाद आज उसके शेयरों की संख्या 8,745 हो जाती, जो कि अगर उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें आज के करंट मार्केट प्राइस से, अप्रोक्सीमेट 17.5 लाख उसकी आज शेयर्स की वैल्यू होती। हमने इन्वेस्ट किए थे सिर्फ 25,000। और जिस तरह से कंपनी ने डिविडेंड दिया टिल डेट आज तक, जो डिविडेंड की वैल्यू बनती है वो बनती है दोस्तों 3,33,000 रुपए। तो दोस्तों, ये एक अपने आप में एक मल्टी बैगर शेयर है, जो कि हम एज ए इन्वेस्टर लोग ढूंढते रहते हैं कि कौन सी कंपनी हमें बढ़िया रिटर्न देगी और एक मल्टी बैगर रिटर्न देगी। तो दोस्तों, हम अगर बात करें, हमने देखा कंपनी ने प्रीवियस हिस्ट्री भी हमने देखी, कंपनी का मार्केट कैप देखा, कंपनी का सेल पैटर्न, पैटर्न एनालिसिस सब कुछ देखा। लेकिन क्या कंपनी उन 12 कंपनीज के साथ किस तरह से हम उसको कंपेयर करें कि ये सबसे बढ़िया निकल के आ रही है, बुरा परफॉर्म कर रही है, क्या है? तो दोस्तों, क्वालिटी के ऊपर हम इसको एनालाइज करेंगे कुछ पैरामीटर्स के ऊपर, जो कि हमें एक क्लियर कट पिक्चर देंगे कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना, या हमें अपनी मल्टी बैगर रिटर्न्स के लिए कैसी कंपनी चाहिए। क्योंकि डिसीजन के तौर पर हम ऐसे ही डिसीजन नहीं ले सकते किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, नहीं तो आपकी मनी पार्क की हुई कहीं भी किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में वो आपको गलत दिशा में लेकर जा सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहला पैरामीटर है नेट प्रॉफिट मार्जिन। कंपनी ने सेल भी किया, क्या कंपनी उस सेल के ऊपर प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है? और प्रॉफिट अगर जनरेट कर पा रही है तो दोस्तों वो प्रॉफिट कितना है? पूरे सेक्टर का प्रॉफिट, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, एवरेज 12% के आसपास है एज पर फाइनेंशियल ईयर 2021 के डाटा के अकॉर्डिंग। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट डाटा पैटर्न का है, जो कि इसका प्री आईपीओ के पहले का डाटा जो कंपनी ने प्रोवाइड किया हुआ है डीएचआरपी में, उस अकॉर्डिंगली है। इसके बाद इसकी कुछ ना कुछ इक्विटी में डिल्यूशन हुई है, वो डाटा अभी हमारे पास नहीं है। उसके पास उसके बाद मिधानी है, जो कि 800 करोड़ की सेल कर रही है और 20% का प्रॉफिट जनरेट कर रही है। देन सिक्का है, वो 80 करोड़ की सेल के साथ 15% का प्रॉफिट जनरेट कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 15% का मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर रही है और अपनी 14,000 करोड़ की सेल के साथ। तो दोस्तों, ये अपने आप में बहुत ही रिमार्केबल थिंग है कंपनी के लिए। इतनी बड़ी सेल के बाद कंपनी लगातार एक कंटिन्यूअस प्रॉफिट जनरेट कर रही है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो की अगर बात करें दोस्तों, तो कंपनी ने कुछ भी अगर मार्केट में से पैसे उधार लिए होते हैं बैंकिंग सिस्टम से किसी भी तरह से, तो उसके ऊपर कंपनी उस इंटरेस्ट को पे करने की कितनी कैपेसिटी रखती है। तो दोस्तों, यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड अप्रोक्सीमेट 500 टाइम्स कैपेसिटी रखती है, जो कि किसी भी तरह का ब्याज या इंटरेस्ट कंपनी पे करती है। जीआरएससी 100 टाइम्स कैपेसिटी रखती है, मैसडॉक 88 टाइम्स, अप्रोक्सीमेट इन्हें 100 टाइम्स ही बोल सकते हैं।
और सबसे कम कैपेसिटी है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स की और पारस डिफेंस सिस्टम्स की। तो दोस्तों यहाँ पर बीईएल एक मेजर कंपनी निकल कर आती है कि वो एक अच्छा प्लेयर है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, टोटल इक्विटी मीन्स हमारा प्रमोटर का पैसा और जो हम इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया हुआ है उसके ऊपर कंपनी टोटल कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है। तो यहाँ पर बीईएल अप्रोक्सीमेट, बीईएल और सिक्का दोनों मिलकर 19% का रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं। डाटा पैटर्न का डाटा इसकी आईपीओ के बाद इक्विटी डाइल्यूट होने के कारण अभी तक नहीं अवेलेबल है, इस कारण उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं किया गया। और सबसे कम जेंटेक है जो कि 1% की रिटर्न ऑन इक्विटी ही जनरेट कर पा रही है। तो दोस्तों आगे वाली इस स्लाइड में अगर हम बात करें डेट टू इक्विटी, ये टर्म दोस्तों है कि कंपनी के ऊपर कितनी उधारी है उसकी इक्विटी के अगेंस्ट। टोटल इक्विटी मैंने जैसे आपको पिछली स्लाइड में बताया सेम वही है, लेकिन कंपनी के पास उधारी कितनी है। तो यहाँ पर निधानी के पास उसकी टोटल इक्विटी का अप्रोक्सीमेट 40% के आसपास डेट है। पारस के पास 13% का डेट है, जबकि बीईएल एक जीरो डेट वाली कंपनी है। तो ये इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सिनेरियो है। टोटल जो मैंने आपसे ऊपर बातचीत की, अगर इसको टोटल सम अप किया जाए, मार्केट कैप में बीईएल नंबर 1, सेल में बीईएल नंबर 1, नेट प्रॉफिट मार्जिन में 4th नंबर पर, आईसीआर में नंबर 1, रिटर्न ऑन इक्विटी 2nd नंबर पर, डेट टू इक्विटी नंबर 1। इसको दोस्तों अगर सम अप करें तो जिस कंपनी का नंबर सबसे लीस्ट है वो एक कंपनी है जिसमें कि हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। तो बीएल सबसे अच्छा प्लेयर है। सेकंड नंबर पर मैजडॉक, बीडीएल और फिर मिठानी। और यहाँ पर एज पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सेगमेंटल रिपोर्टिंग किसी भी तरह की डिफेंस कंपनीज की अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों अगर बात करें हमारे मार्जिन को, सबसे ज्यादा मेजर कॉस्ट कंज्यूम करती हैं कंपनीज की, उन मेजर कॉस्ट की अगर ब्रेकअप पॉइंट देखें तो सबसे ज्यादा भारत इलेक्ट्रॉनिक में उसका मटेरियल कॉस्ट जो कि 67% के आसपास है, जो हमें 9 मंथ फाइनेंशियल ईयर 22 का डाटा अवेलेबल है। तो उसके बाद सेकंड मोस्ट खर्चा इनका है 22% एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। देन अदर एक्सपेंसेस वो बहुत कम रेशो वाले खर्चे हैं 7%, डेप्रिसिएशन 4%, जो कि बहुत नॉमिनल से हमारे पाई चार्ट में दिख रहे हैं। लेकिन अगर हम इनको कंपेयर करें 9 मंथ 22 और 9 मंथ 22 के डाटा के साथ, तो मटेरियल कॉस्ट में 29% का जंप हुआ है, जो कि अपने आप में काफी बड़ा जंप है। और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हुई है कंपनी की। और दोस्तों अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जिन लोगों ने कंपनीज के डाटा को रिसर्च करके ऑलरेडी जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है वो कौन कौन से लोग हैं। यहाँ पर दोस्तों प्रमोटर के तौर पर गवर्नमेंट के पास 51% का स्टेक है। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज के पास सेकंड मोस्ट स्टेक है, उसके बाद 27% का। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स थर्ड लार्जेस्ट स्टेक होल्डर्स हैं, जो कि 17% के आसपास हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स सिर्फ और सिर्फ 5% के आसपास हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें 2011 से, दिसंबर 2011 का शेयर होल्डिंग पैटर्न और दिसंबर 2021 का शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो जैसे जैसे यहाँ पर सरकार ने अपनी हिस्सेदारी कम की है और वहीं पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर के तौर पर म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने अपनी भागीदारी इस कंपनी में 16% से लेकर 27% कर दी है। वहीं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने, विदेशी निवेशकों ने अपनी भागीदारी 6% से बढ़ाकर 17% कर ली है। और रिटेल इन्वेस्टर ने भी 5%, 2% से लेकर अपनी हिस्सेदारी 5% कर ली है इसमें। अभी अगर हम बात करें, हमने प्रीवियस ट्रेंड देखा टिल 2021 ईयर तक का, लेकिन ये कंपनी आज के सिनेरियो में ड्यूरिंग दिस ईयर कैसा परफॉर्म कर रही है, ये स्लाइड हमें ये बता रही है दोस्तों। एनुअली जो 21 ईयर खत्म हुआ उसमें कंपनी का सेल की ग्रोथ थी 10% और प्रॉफिट की ग्रोथ थी 15%, जो कि Q1 आते आते हमें नेगेटिव सिनेरियो में देखने को मिला। अभी रिसेंट 9 मंथ जो दिसंबर क्लोजिंग हुआ 2021, तो वहां पर कंपनी की ग्रोथ आई 25% और प्रॉफिट में जंप हुआ 17%, जो कि हम एज्यूम कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 22 खत्म होते होते हमें यही प्रॉफिट ग्रोथ और सेल ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसी बात को अगर हम लॉन्ग टर्म सिनेरियो में देखें दोस्तों, शॉर्ट टर्म करंट ईयर ग्रोथ हम देख सकते हैं 25% और 70%, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ हम कंजर्वेटिव रहते हुए कंपनी को मानते हैं कि हमें 12%
कंपनी की सेल में ग्रोथ और प्रॉफिट में ग्रोथ 12% CAGR की देखने को मिल सकती है। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, करंट ईयर की ग्रोथ अगर हम 25% की देखें और प्रॉफिट की 70% की देखें और लॉन्ग टर्म ग्रोथ 12% की देखें, तो उस अकॉर्डिंगली हमें ये कंपनी 2022 के अंत तक आते आते 17,000 करोड़ की सेल के आसपास देखने को मिल सकती है और 2035 तक यही सेल फिगर हमें 75,000 करोड़ की देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अगर प्रॉफिट की बात करें तो 2022 में यही कंपनी का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेट 3500 करोड़ के आसपास रह सकता है और 2035 में यही प्रॉफिट हमें 16,000 करोड़ देखने को मिल सकता है। अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 2022 में यही अर्निंग पर शेयर 15 रुपए हमें देखने को मिल सकता है, जो कि 2035 आते आते 64 रुपए का हो सकता है। अगर कंपनी की फेयर वैल्यू की बात करें दोस्तों, मींस कंपनी के शेयर प्राइस की इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें, तो 2022 में वही हमें 201 रुपए के आसपास देखने को मिल सकता है, जो कि 2035 आते आते हमें 876 रुपए अप्रोक्सीमेट 900 रुपीज के आसपास देखने को मिल सकता है। अगर हम दोस्तों ग्राफ की फॉर्म में इसकी बात करें तो हम इसको 175 रुपीज से 140 के आसपास मेजर स्टेक इसका बाय कर सकते हैं। अभी ये साइडवेज मोड है, यहाँ पर सिप के तौर पर हम इसको अकोमोडेट भी कर सकते हैं। आने वाले समय में फॉर अप्रोक्सीमेट 5 ईयर्स तक इसका टारगेट 650 रुपीज हमें देखने को मिल सकता है, जो कि हमें कंसिस्टेंट डिविडेंड के साथ साथ हमारी पैसे को यहाँ तक काफी ज्यादा इंक्रीज देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, अगर हम मेजर की टेक अवेज इस पूरी प्रेजेंटेशन में देखें तो ये कंपनी हाई मार्केट कैप वाली कंपनी है, बाकी अपने पीयर कंपटीटर्स के साथ कंपैरिजन में हाई सेल और हाई पैट वाली कंपनी है। सेल और पैट की ग्रोथ 11 से 15% CAGR की है। CAGR को अगर हम आसान भाषा में समझें, अगर हम 72 डिवाइडेड बाय जो हम फिगर की बात कर रहे हैं उतने ईयर्स में, जैसे 72 डिवाइडेड बाय अगर 12 करें तो 6 ईयर्स में आपकी वही फिगर दुगनी हो जाएगी या आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट इक्विटी में ये कंपनी भी काफी अच्छी उभर कर आगे आई और एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी ने हमें कंसिस्टेंट डिविडेंड भी दिया और प्राइस की एप्रिसिएशन भी दी। तो कंक्लूजन के तौर पर दोस्तों, हम यहाँ पर इस तरह की कंपनी को 2 से 3% एज ए डिफेंस सेक्टर की कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। दोस्तों, डिस्क्लेमर के तौर पर मैं एक बात कहनी चाहूंगा कि ये जो सारी स्टडी की गई है और ये जो प्रेजेंटेशन की गई है, ये एक स्टडी पर्पस के लिए है। यहाँ पर किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट गाइडेंस नहीं दी जा रही। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है इस कंपनी में तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ ये मेक इन इंडिया आगे चलता रहेगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे अपने डिफेंस कंपनीज में और पूरे ओवरऑल इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर। आपका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आने वाला समय बहुत ही हेल्दी हो और वेल्दी हो और आप अच्छे निवेशक, इंडिपेंडेंट निवेशक बनकर उभरे बाजार में, मैं यही आशा करता हूँ।